जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में वियोजन अभिक्रिया पढ़ाई थी। अब स्टार्ट करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। परंतु विस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले हमें सक्रियता श्रेणी के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। सक्रियता श्रेणी देखते हैं क्या होती है। सक्रियता श्रेणी में कुछ परमाणु हैं या तत्व हैं, उनको एक क्रम से रखा गया है। जो तत्व या परमाणु जिसके बाद आता है उसको उसी के क्रम में याद रखना पड़ेगा। जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो इस तरीके से बच्चों आपको सक्रियता श्रेणी में क्रम से तत्वों या परमाणुओं को याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने की ट्रिक है, लीना के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रीज, कड़े, कूलर, नहीं तो स्नेहा प्रवाह ही की होगी आगे पिटाई आऊ। तो इसको कैसे याद करते हैं? लीना मतलब एल से होगा लिथियम, के मतलब के से होगा पोटेशियम, बाप मतलब बी से होगा बेरियम, से होगा एस आर से होगा स्ट्रोंटियम, काका से होगा सी से होगा कैल्शियम, ने सोडियम, मांगी Mg मैग्नीशियम, अलमारी या अलमीरा एल्यूमिनियम, मनी Mn मैग्नीज, जमीन Zn जिंक, कार Cr क्रोमियम, फ्रिज Fe आयरन, कड़े Cd कैडमियम, कूलर Co कोबाल्ट, नहीं तो Ni निकिल, स्नेहा Sn टिन, प्रवाह Pv लेड, ही हाइड्रोजन, H की Cu कॉपर, होगी Hg मरकरी, आगे Ag सिल्वर, पिटाई Pt प्लेटिनम, आऊ गोल्ड। तो बच्चों इस तरीके से इस ट्रिक से हमें जो सारे परमाणु या तत्व हैं वो एक क्रम से श्रेणी में याद हो जाएंगे। और हम देखते हैं श्रेणी में कि ऊपर से जैसे हम नीचे चलेंगे तो जो परमाणु या तत्व हैं इनकी जो अभिक्रियाशीलता है ये घटती चली जाती है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होगा लिथियम और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होगा गोल्ड। जैसा कि हमने लिखा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व लिथियम है, परंतु जैसे हम लिथियम से नीचे चलते जाएंगे, लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद बेरियम आता है, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम आता है। इस तरीके से आप क्रम में चलते जाओगे तो जो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व या परमाणु दे रखे हैं इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। और लास्ट में जो गोल्ड तत्व है उसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो सबसे कम होती है। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है वह अपने से कम क्रियाशील तत्व को उस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक से उस तत्व या परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद ऐड हो जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर परमाणु को विस्थापित कर देता है और कॉपर परमाणु की जगह आयरन जो होता है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर की जगह सल्फेट से खुद ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसा कि यहां पर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर यहां से विस्थापित हो जाता है। तो आयरन जो है इस सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है। कॉपर और आयरन को देखें तो आयरन सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है और कॉपर सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है।
जो आयरन है इसी वजह से कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर आयरन की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए आयरन अधिक अभिक्रियाशीलता की वजह से इस रिएक्शन से कॉपर को हटा देता है और कॉपर के स्थान को खुद ग्रहण कर लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर परमाणु को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट के साथ ऐड हो जाता है और कॉपर परमाणु विस्थापित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक है ये सक्रियता श्रेणी में कॉपर परमाणु से अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से जिंक परमाणु जो है कॉपर परमाणु को सल्फेट से विस्थापित कर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार विस्थापन अभिक्रियाएं चलती हैं। तो विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने के से पहले आपको सक्रियता श्रेणी याद रखनी पड़ेगी और सक्रियता श्रेणी में जो तत्व या जो परमाणु जिसके बाद आता है उसको उसी क्रम में याद रखना पड़ेगा और याद करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक नोट करा दी है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने लेक्चर को जारी रखते हैं और आगे चलते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है? विस्थापन अभिक्रियाएं वह होती हैं जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उस यौगिक से उस परमाणु को विस्थापित कर स्वयं वहां पर अटैच हो जाता है या जुड़ जाता है। उसको हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं जो है वह दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से या उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आयरन जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर सल्फेट के साथ जो कॉपर जुड़ा हुआ है यह कम क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कॉपर सल्फेट में से कॉपर परमाणु को विस्थापित कर देता है और इसकी जगह खुद जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आयरन जो होता है उसकी लोहे की कील लेते हैं और एक लेते हैं हम विलयन कॉपर सल्फेट का जो कि गहरे नीले रंग का होता है। जब आयरन की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर कॉपर की जगह खुद ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर यहाँ से विस्थापित होकर अलग हो जाता है। और जो लोहे की कीलें हैं वह भूरे रंग की हो जाती हैं और आयरन सल्फेट जो है इसमें बनता है और जो कॉपर सल्फेट का गहरा नीला विलयन होता है यह हल्के नीले विलयन में बदल जाता है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर तत्व से। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर परमाणु को विस्थापित कर यहां खुद ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है और निर्माण करता है जिंक सल्फेट का कॉपर आयन या कॉपर परमाणु जो है विस्थापित हो जाते हैं। लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है और कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड का
निर्माण करता है और कॉपर परमाणु विस्थापित हो जाता है। जैसा कि अभिक्रिया में देखते हैं, लेड जो है वो कॉपर को विस्थापित कर क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है और लेड क्लोराइड का निर्माण करता है और कॉपर आयन को विस्थापित कर देता है। तो इस एग्जाम्पल से या इन उदाहरणों से हम समझे कि विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रियाओं में एक सिंगल परमाणु जो कि अपने से कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है या उसके स्थान को खुद ग्रहण कर लेता है, इन्हें एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आयरन सल्फेट जो बना है, यहाँ पर जो आयरन की कीलें होती हैं वो भूरे रंग की होती हैं और इस एग्जाम्पल को हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। इस प्रैक्टिकल में आपको दो टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब ए, एक टेस्ट ट्यूब बी। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का गहरा नीला विलेन भरा रहता है। टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट का गहरा नीला विलेन भरा हुआ है। टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट का गहरा नीला विलेन भरा हुआ है और इसके साथ साथ 3 लोहे की कीलें लेते हैं और लोहे की कीलें गहरे ग्रे कलर की होती हैं और लोहे की कीलें जो लेते हैं वो न्यू कीलें होती हैं, उनके ऊपर जंग नहीं होनी चाहिए। अगर लोहे की कीलों पर जंग हो तो उनको आप रेगमाल के द्वारा साफ कर सकते हो और साफ करने के बाद उन कीलों को आप विलयन में डुबो सकते हो और विलयन में जब आप उन कीलों को डुबोगे या विलयन में आप उन कीलों को डालते हो तो वह विलयन में 20 मिनट तक डली रहती हैं। 20 मिनट डले रहने के बाद इन लोहे की कीलों को बाहर आउट करते हैं और देखते हैं कि विलयन का जो गहरा नीला रंग था वह हल्के नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है और जो ग्रे कलर की कीलें थी वह भूरे रंग के रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा बच्चों क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो विलयन लिया था बी ट्यूब में तो उसमें कॉपर सल्फेट था और कॉपर सल्फेट जो है वह पानी के साथ घुलकर एक विलयन का निर्माण करता है। जब आपने इसमें लोहे की कीलों को डुबोया तो उसके बाद एक अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया में आपने देखा कि लोहे की कीलें कॉपर को टेस्ट ट्यूब में ही छोड़ जाती हैं, विस्थापित कर देती हैं, परंतु कॉपर के साथ जो सल्फेट जुड़ा हुआ था उसको वह आयरन या लोहे की कीलों के साथ जोड़ लेती हैं और इसके बाद लोहे की कीलों का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि यहाँ पर आयरन जो है वह अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर जो परमाणु है वो टेस्ट ट्यूब में विस्थापित हो गए और जो सल्फेट था वह कीलों के साथ रिएक्ट करके कीलें जो हैं वह एक भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझा। दोस्तों, अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है।
वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होती हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। इन दोनों में आयनों का आदान प्रदान होता है और आयनों के आदान प्रदान से बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसको देखते हैं कैसे आयनों का आदान प्रदान होता है। सोडियम और सल्फेट है ये अपने आयनों में टूटता है। सोडियम टूटेगा Na पॉजिटिव आयन में, सल्फेट टूटेगा SO4-2 आयन में। इसी तरीके से Ba टूटेगा और Cl टूटेगा। Ba टूटेगा Ba+2 आयन में और Cl टूटेगा Cl- आयन में। अब क्या होगा, जो यहाँ पर आपका सोडियम सल्फेट था ये 2 आयनों में टूट चुका है। आपका यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था ये भी 2 आयनों में टूट गया है। अब इसके बाद ये दोनों जो अभिकारक हैं आपस में अपने आयनों को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि सोडियम जो होगा वो क्लोराइड के साथ ऐड हो जाता है, इसी तरीके से जो सल्फेट होगा वो बेरियम के साथ जुड़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो बेरियम है ये जुड़ता है सल्फेट के साथ और इससे जुड़ने से बनता है BaSO4। इसी तरीके से सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ जुड़ता है और जुड़ के बनाता है NaCl। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि सोडियम जो है यहाँ से सल्फेट से अलग होता है और क्लोराइड के साथ जुड़ता है और निर्माण करता है NaCl का, नमक का निर्माण करता है। यहाँ पर जो Ba है ये सल्फेट के साथ जुड़ता है और जुड़ के निर्माण करता है बेरियम सल्फेट का। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखोगे जो बेरियम क्लोराइड है ये अपने आयनों में टूटेगा Ba+2 में, Cl- में। इसी तरीके से कॉपर जो है वो टूटेगा Cu+2 में और SO4-2 में। अब यहां पर क्या होगा, आपस में आयनों का एक्सचेंज होगा। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा और क्लोराइड कॉपर के साथ जुड़ेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि जो क्लोराइड है कॉपर के साथ जुड़कर बनाता है CuCl। इसी तरीके से बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ के बनाता है BaSO4। तो यहां पर कॉपर क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया है कि बेरियम जो है वह एक्सचेंज कर लेता है सल्फेट के साथ और जो क्लोराइड है वह एक्सचेंज कर लेता है कॉपर के साथ और इससे निर्माण होता है बेरियम सल्फेट का और कॉपर क्लोराइड का। अब बच्चों जो आपने अभिक्रिया देखी है रासायनिक अभिक्रिया सोडियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की और इससे निर्माण हुआ है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का, इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो प्रैक्टिकल लिया है हमने वो लिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। इसको करने के लिए आपको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब A दूसरी टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब A में हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं और टेस्ट ट्यूब B में हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं। इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें आपने सोडियम सल्फेट लिया था और जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें आपने बेरियम क्लोराइड लिया था। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिश्रित किया जाता है।
मिश्रित करने पर यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो जाता है और आयनों के एक्सचेंज में बनता है बेरियम सल्फेट और साथ साथ बनता है सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि आप एक वाइट रूप में देख रहे हैं और बेरियम सल्फेट जो होता है वह सॉलिड होता है। यहाँ पर लेते हैं सोडियम सल्फेट और दूसरा लेते हैं बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में आप देख रहे हैं 2 आयन सोडियम के हैं और 1 आयन सल्फेट का है जो कि अलग रंग से या अलग कलर से दिखाए गए हैं। सोडियम आयन को ग्रे कलर से दिखाया गया है और सल्फेट आयन को हल्के पीले रंग में दिखाया गया है। इसी तरीके से इधर लेते हैं हम बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में भी 2 आयन क्लोरीन या क्लोराइड के होते हैं और 1 आयन होता है बेरियम का। जो क्लोरीन आयन है उनको हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और बेरियम आयन को गहरे येलो रंग से या पीले रंग से रिप्रेजेंट किया है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा। सोडियम आयन जो है ग्रे कलर के हैं और यह आयन ग्रीन कलर के क्लोराइड आयन के साथ एक्सचेंज करते हैं और जो बेरियम आयन है यह आयन हल्के गहरे पीले रंग का है और यह हल्के पीले रंग के सल्फेट आयन के साथ जुड़ता है, एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है और इस आयनों के आदान प्रदान से यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट। बेरियम आयन था वह सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाता है और जो सोडियम आयन था वो क्लोराइड आयन के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड का निर्माण कराता है। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया से हमने देखा कि यहाँ पर 2 आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ आदान प्रदान करता है और इससे निर्माण होता है बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का। बेरियम सल्फेट का यहाँ अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड जो है वह सॉल्यूशन में उपस्थित होता है। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया से हमने यहाँ देखा कि इस संपूर्ण अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों आपको मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक वीडियो के माध्यम से समझाया और उसमें मैंने आपको समझाई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने अपने टॉपिक में विस्थापन अभिक्रिया टॉपिक लिया था और विस्थापन अभिक्रिया में हमने लेक्चर में आपको पढ़ाया एकल विस्थापन अभिक्रिया और इसके बाद हमने पढ़ाया आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा दिया हो। अब मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।